मनोविज्ञान ही क्यों चूज किया? क्यों साइकोलॉजी में क्या इंटरेस्ट लगा या क्यों आपने इसे चूज किया? योग अध्यात्म के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका मेंटली आपका फिटनेस, मेंटल प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो उनका फोकस रहता है कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो जब अपनी ठीक रहेगी तो फिर दुनिया की भी ठीक कर पाएंगे, है ना? तो इंटरेस्ट अपनी प्रॉब्लम से आता है और प्रॉब्लम के थ्रू वो फिर सॉल्यूशन मिल जाता है। आपने जो जिस टाइम 24 आवर्स आप उपलब्ध रहते थे, रात को मैं 1 बजे भी आपको क्वेश्चन मैसेज करता था, उसका जवाब मुझे मिल जाती थी। हो सकता है सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर लिया जाए एग्जाम को, लेकिन समय की बहुत कीमत होती है। आप कितना जल्दी करते हो? तो इतने एक्सपीरियंस टीचर आपको बता सकते हैं कि क्या किस ढंग का क्वेश्चन आ सकता है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ विद सूर्या सर में। और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, और वो भी मनोविज्ञान जैसे पुराने विषय में, जो कि काफ़ी आज के समय बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है वो एग्ज़ाम। तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है राज भाई आपका हमारे एपिसोड में। और राजकुमार भाई हमारे कोचिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जून 2023 के बैच में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और मैं खास बात इनके बारे में ये बता दूं कि नौकरी करते हुए इन्होंने समय निकाल करके जैसे तैसे तैयारी करी और कड़ी मेहनत के साथ ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस राजकुमार भाई आपका इस सफलता के लिए। और हम जानना चाहेंगे आज के इस एपिसोड में कि आपने किस प्रकार से तैयारी करी, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, ताकि बाकी सब लोग भी उस तरीके से तैयारी कर पाएँ। और ख़ास करके नौकरी करते हुए आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसको लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सभी को। आप सभी को नमस्ते। मैं राजकुमार, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में स्वदेशी विभाग डिपार्टमेंट में सेल्स मार्केटिंग में सेवा दे रहा हूँ। और मैं जो है नेट जेआरएफ की तैयारी, मैं नेट जेआरएफ सूर्या सर के सानिध्य में इसकी तैयारी की। और सूर्या सर का जो टीचिंग स्किल है, जो उनकी डेडिकेशन है स्टूडेंट के प्रति, पढ़ाई के, जो हम सभी को मोटिवेट करते हैं। राज भाई, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे? शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से रही और परिवार का कैसा सपोर्ट आपको मिला? हमारी शिक्षा, मैं बिलोंग करता हूँ बेगूसराय बिहार से, और हमारी प्राइमरी स्कूल की स्टडी जो है 10th तक में वो ज्ञान निकेतन पटना से हुई थी। और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया। और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में न्यू सर्जिला पीटी कॉलेज से किया था स्टडी पूरी। मैं एग्ज़ाम में अपने कुछ एक्सीडेंटल कारण में एग्ज़ाम में दे पाया, ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, NIOS नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया था। और ग्रेजुएशन में मिथिला यूनिवर्सिटी से किया। और मैं मास्टर्स में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के से किया हूँ। और उन्हीं के मास्टर्स के स्टडी के समय ही मैंने नेट जेआरएफ विद सूर्या सर के क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा राज जी, आप ये बताइए कि आपने MA का विषय मनोविज्ञान ही क्यों चूज किया? क्यों साइकोलॉजी में क्या इंटरेस्ट लगा या क्यों आपने इसे चूज किया? सर, मेरे को मनोविज्ञान चूज करने का मेन रीज़न है कि ये मैं चूज लॉकडाउन में किया था। तो लॉकडाउन में आप देख सकते हो किस तरह से मेंटल डिस्टर्बेंस सभी को हुई थी, लॉनेस फील हुई थी, अकेलापन महसूस हुई थी। और मैंने इसको ऑब्जर्व पहले भी काफ़ी अपने में, योग और अध्यात्म में मुझे काफ़ी रुचि भी है। और मैं ज़्यादा मानसिक चीज़ पर, जैसे कि उस पर मैं प्रोसेस जानता हूँ कि योग अध्यात्म के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका मेंटली आपका फिटनेस, मेंटल प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका मोटिवेशन अच्छी होनी चाहिए, और मानसिक से ही होती है। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। मेरी तो ये कहिए कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ गेन करने के लिए आपने इस विषय को चूज कर लिया। जी हाँ, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जितने भी लोग साइकोलॉजी विषय चूज करते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ज़्यादातर मतलब वो उनका फोकस रहता है कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो जब अपनी ठीक रहेगी तो फिर दुनिया की भी ठीक कर पाएंगे, है ना? तो इंटरेस्ट अपनी प्रॉब्लम से आता है और प्रॉब्लम
के थ्रू वो फिर सॉल्यूशन मिल जाता है, जी और सॉल्यूशन सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दुनिया के लिए वो सॉल्यूशन ले आ पाते हैं। जी सर। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई में कहीं कुछ गैप रहा राज जी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? मेरी गैप हुई थी, जैसे मैं प्री मेडिकल टेस्ट PMT का तैयारी कर रहा था 12th में जी सचदेवा न्यू PT कॉलेज से। तो उसी टाइम मेरे कुछ एक्सीडेंट हो गए थे, जो मैं अपने पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिसमें मैं 2-3 साल नहीं कर पाया था। इसके लिए मजबूरन मुझे के बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ी। तो मैं एग्ज़ाम सिर्फ दिया था, एग्ज़ाम देकर मैं फिर ग्रेजुएशन किया। फिर ग्रेजुएशन मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से किया, वो रेगुलर में किया था, क्योंकि मैं उसमें अब कुछ फिट अपना हो गया था। मैं रेगुलर उत्तराखंड ये रेगुलर मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से किया, रेगुलर किया। फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लिया था जी। पतंजलि में, महाराज जी पूज्य स्वामी जी के और श्रद्धेय आचार्य सिंह के आशीर्वाद से मैं यहाँ स्वदेशी विभाग में सेल्स मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट कर दिया जी। तो उसी जॉब के मेरी प्रबल इच्छा थी कि अपनी पढ़ाई को मैं कंटिन्यू रखूँ, कुछ करने की चाहत थी, कंटिन्यू रखूँ। अब सब्जेक्ट में सिलेक्शन में मेरे को साइकोलॉजी का दूसरा कोई हमको लगा ही नहीं कोई अच्छा, जिससे कि मेंटली हो, जिससे मेरा मैं मुझ में विकास हो और आगे भी किसी के लिए काम आओ किसी चीज में, इसलिए मैं साइकोलॉजी को चुना। राज जी, आपने नेट एग्जाम के बारे में कब सोचा, कैसे विचार आया कि नेट का एग्जाम दिया जाए? सर, मैं नेट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए, जैसे कि हमें कोई वैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रही थी कि कैसे क्या करना है, कहाँ से ये नॉलेज हमें नेट के लिए तैयारी करना है। इच्छा तो प्रबल थी पहले से अंदर से कि मेरे को अपने स्टडी में डेवलपमेंट करना है, अपने विकास करना है, अपने को कुछ करना है मेरे को। तो मेरे को कुछ जानकारियाँ मिली यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा कि हमारे से एक सूर्या सर हैं जो नेट JRF का तैयारी कराते हैं, और उनकी और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने अच्छा रैंक भी हासिल किया था ऑल ओवर इंडिया में, और 19.9 कुछ परसेंटाइल भी लाए थे। तो इस उनका जो पढ़ाई के प्रति जो समर्पण, जहाँ स्टूडेंट के प्रति उनकी स्वभाव भी आती, जो हम लोगों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, किसी को हमारे युवा को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका समर्पण था स्टूडेंट के प्रति, उनका मैं पहले भी देखा था, मैंने ऑब्जर्व भी किया था सर कि वो इस तरह करते हैं, पढ़ाते हैं सर। तो फिर मैंने उनसे संपर्क किया, तो वो भी काफ़ी हैप्पी हुए, खुश हुए हम कि चलो भाई कोई तैयार हो रहा है स्टूडेंट। तो उन्होंने फिर इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया अपना फिर लोगों को, स्टूडेंट को एक साथ कर इसकी तैयारी शुरू कर दी। अच्छा राज जी, आप ये बताएं कि आपको कोचिंग लेने का मन कैसे हुआ? ठीक है, आप नेट की तैयारी करने के बारे में आपने सोचा, MA का सिलेबस भी आप साथ के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन तैयारी के लिए आप वैसे भी तैयारी कर सकते थे। कोचिंग के बारे में आपने कैसे विचार लेकर के आप आए कि मुझे कोचिंग करनी है? सर, कोचिंग का विचार आया क्योंकि मैं नेट JRF का जो सिलेबस जो आप देखोगे इसमें कि काफ़ी वास्ट होती है। पेपर 1 से पेपर 2 तो वो काफ़ी होती है यहाँ पे। पेपर 1 का भी काफ़ी वास्ट सिलेबस होती है। यदि आप सेल्फ स्टडीज़ को करते हो, सेल्फ स्टडी मैं करता था पहले भी, तो उसमें किस सिलेबस के कारण आप इसको एक रूपता नहीं ला पाते, उसमें आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। जैसे आप MCQ सोल्यूशन में करता था तो नहीं हो पाते थे इसमें। तो उसमें टीचिंग से क्या हुआ कि आपसे सर ने जब पढ़ा तो मेरे को इसकी जो है अपने आप में डेवलपमेंट, हमसे MCQ सॉल्व होने लगा तो कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि हमने MCQ सॉल्व किया तो हमसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया डे बाय डे। तो उम्मीद जगी, चलो कुछ करूँगा मैं, हो सकती है। ऐसा होता है कि जब हम मतलब शुरू में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन लेकर के बैठ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए या जैसे भी, और फिर जब सोल्व नहीं होते तो बड़ी निराशा आती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं नहीं हो पा रहा है। और तब कोई गाइडेंस मिल जाती है, भले ही कोचिंग मिले या किसी मित्र से आपको कोई मित्र ऐसा मिल गया जिसका नॉलेज अच्छी है और उनसे आपने गाइडेंस ले ली, और सेल्फ स्टडी को आपने एक रेगुलर बेसिस पर आप सेल्फ स्टडी करने लग गए, तो कंटिन्यूटी के साथ में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। और जब फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो और वो सोल्व होने लगते हैं, दैट टाइम यू फील कि अरे मैं कर सकता हूँ। एक नई उम्मीद, एक मतलब किरण शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फिर उजाला
होता ही जाता है, राइट। चलिए ठीक है राज जी, तो आप हमारे जून 2023 बैच के स्टूडेंट रहे हैं। आपका जो कोचिंग का अनुभव है वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कोचिंग का अनुभव हमारे लिए काफ़ी जो है वंडरफुल रहा। उनकी जो टीचिंग का जो प्रोसेस था, जो स्टूडेंट के प्रति उनका सभी स्टूडेंट के प्रति एकरूपता था, जो सभी के ध्यान देते थे, चाहे वीकर स्टूडेंट हो या कोई स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट हो जिसको नॉलेजेबल हो, और सभी को वो साथ लेके चलते थे। मुख्य बात ये थी कि उनकी जो स्टडी की टाइम जो थी, जो पढ़ाने का तरीका, जो निमोनिक्स के यूज़ करके वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, जो ये आपके जो डेली लाइफ में जो प्रोसेस चल रही है उससे एग्जांपल लेकर वो उस चीज़ को समझाते थे, जिससे कि हमें वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। हाँ, तो मतलब ये कहेंगे कि इसमें लाइव एग्जांपल्स का बड़ा मतलब रोल रहा कि टीचिंग स्टाइल में जब हम लाइव एग्जांपल्स को लेकर के आते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनके साथ में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझना उतना ही आसान हो जाता है। जी सर। ठीक है, तो हमें आपको जो है कोचिंग के पूरे ड्यूरेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या सबसे अच्छा है जो आप ये कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट है बाकी कोचिंग्स के मुकाबले, या जैसे भी? सर, हमें सर के क्लासेस ज्वाइन करने पर मेरे को सबसे ज़्यादा ये हो कि मैं जॉब के साथ उनकी क्लास ज्वाइन करता था। जैसे मैं अपना टाइम ओवर क्लासेस, जॉब का टाइम मेरा 5:30 था, इसके बाद मैं सर का क्लासेस ज्वाइन करता था 7:30, फिर इसके बीच में योगासन अपना करता था, प्रैक्टिस करता था अपना। उनके क्लासेस ज्वाइन करते थे। वो एक होती है कि बॉडी में थोड़ा सा डलनेस आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है, तो मैं इनके क्लास ज्वाइन करने के बाद हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होती थी अपने आप को। और एक मतलब क्लास इंटरेस्टिंग रहती थी, इसलिए बोरिंग नहीं होती थी सर क्लास में, बोरिंग नहीं होता। ओके, नहीं कि आप जो कंसंट्रेशन पावर और जग जाती थी, चलो भाई थकावट हो भी रही है तो मगर इनका जो पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल था, जो निमोनिक्स यूज करते थे, जो डेली लाइफ को जो पार्ट्स आपके गुजर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज हो जाते थे, तो माइंड में सेटअप हो जाती थी, तो आपने आप उसके प्रति जागरूकता जग जाती थी पढ़ाई के प्रति उनके। अच्छा राज जी, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछता हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। जी सर। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये भय होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं फलाना पढ़ाई कर रहा हूँ या इस प्रोफेशन में हूँ, कुछ कहीं ना कहीं एक इंगेजमेंट पूरे दिन की बनी रहती है, तो उसमें बहुत डर लगता है भीतर से कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई नौकरी के साथ में तो ये मैनेज कर पाना ही बड़ा मतलब मुश्किल है, असंभव है, हमसे ऐसे तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं तो इस काम को छोड़ दूंगा तभी तैयारी करूंगा। तो आपने क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो कितने महीने आपने तैयारी करी और जॉब के साथ में आप इस कंसिस्टेंसी को कैसे मैनेज कर पाए? टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। सर, टाइम मैनेजमेंट का एक मुख्य है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके किसी कार्य के प्रति, कोई भी कार्य आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसके प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए। आपकी हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, पूरी तरह से समर्पण होनी चाहिए उस पर कि हमें करना है तो करना है, उसके पूरी तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए। अपनी टाइम मैनेजमेंट आप डे बाय डे अपना रूटीन एक बना लो, फिक्स रूटीन, जैसे इस टाइम पर हमें ये करना है, इस टाइम पर जैसे टाइम लंच का टाइम ये हुआ, योगासन टाइम ये हुआ, वर्किंग टाइम ये हुआ, स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम ये हुआ। और जैसे कि टाइम में भी स्टडी टाइम में कि आप डिवाइड ये कर सकते हो, रिवीजन टाइम ये कर लिया, मैं एमसीक्यू टाइम ये कर लिया, फिर प्रीवियस का जो सर ने प्रीवियस क्लासेस का उसका टाइम मैनेज कर लिया, फिर इनकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती थी सर की जी। तो उससे जो जैसे कभी एक बार क्लास ज्वाइन किया पूरा, फिर उसके फास्ट मोड में उसको सेटिंग में जाकर उसका स्पीड करके मैं उसको जल्दी देख लेता था, इससे रिवीजन फास्ट हो जाती थी। और फिर उसको नोट डाउन भी करता था, सर जो क्लासेस करते थे उसको नोट डाउन भी करता था। और टाइम मैनेजमेंट का एक है सर कि उसमें कि जैसे मैं कभी कभी लंच टाइम भी इसको स्टडी कर लेता था सर की क्लासेस का। जैसे फर्स्ट टाइम में तो ऑडियो देखकर, वीडियो देखकर मैं क्लासेस कर लेता था। इसके बाद मैं सर का टाइम निकल कर मैं, जैसे आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको सब मुश्किल नहीं कि हर बार वीडियो देखो, आप उसका ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ट्रेवलिंग में हूँ
मैं जैसे अदर काम में बिजी हूँ, अपना योगासन कर रहा हूँ, तो उस टाइम में भी मैं उनका ऑडियो सुनकर मैं उसका उसमें भी एडजस्ट कर लेता था अपना पढ़ाई। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि रिकॉर्डेड जो लेक्चर या वीडियो आपको मिला तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लीजिए। आपने क्लास अटेंड करी, उस समय यदि आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा कच्चा रह गया, एक तो है कि आप इंस्टेंट डाउट पूछिए, आपको वहीं की वहीं टीचर सॉल्यूशन दे। कई बार होता है कि आप नहीं पूछ पाए, तो बाद में रिकॉर्डिंग को आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए और जहां जिस पॉइंट पर आपको लगता है कि ये मेरा कच्चा है उसको आप तुरंत रिवाइज कर लीजिए, राइट। और ये नोट डाउन करने वाली बात मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई जब भी आप तैयारी करें, जब भी आप लेक्चर अटेंड करें, तो कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठें और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको जरूर नोट डाउन करें। मैं अभी ये देखिए इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, उस समय भी मैं कॉपी पेन लेकर के बैठा हूँ। इनकी जो बात मैंने नोट करी कि डेडिकेशन होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हैबिट आपके पास होनी चाहिए कि जब भी आप, खास करके लोग जो है ना ऑनलाइन जब पढ़ाई होती है तो थोड़ा सा लेजी फील करने लग जाते हैं कि यार बस लेक्चर सुन रहे हैं तो लेट करके भी सुन रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नोटबुक लेकर के अलर्ट होकर के बैठ करके जब नोट डाउन करते हैं चीजों को तो वो फिर लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये हैबिट सबके भीतर में होनी चाहिए। ठीक है रांची, ये बताइए कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों बराबर हैं या क्या है? सर पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 का जो तो हम लोग, तो वो हमारी मुख्य सब्जेक्ट होती है, मेन सब्जेक्ट होती है, जिसकी तैयारी हम लोग पहले से ही बेसिक हमारे शुरुआत से ही होती रहती है, उसकी नॉलेज हमें रहती भी है इसमें। मगर पेपर 1 का जो हम लोग का उतना फोकस नहीं रह पाता है, तो उसके लिए आपको सही कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। उसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, आप देखोगे तो उसका कहीं कोई आप यदि पर सिलेबस को, पर सब्जेक्ट को, पर यूनिट को पढ़ोगे तो आपसे वो इम्पॉसिबल है जो कि आप सेल्फ स्टडीज को कंप्लीट कर पाओगे। यदि कोई टीचर एक्सपीरियंस टीचर का आपको, यदि आप क्लासेस स्मार्टली उसको पढ़ाते हैं, इस चीज़ को, कुछ चीज़ को रिवीजन करवाते हैं, एमसीक्यू कराते हैं, जैसे सूर्या सर हमें करवा रहे थे इस चीज़ को, तो उसके साथ हमें इसमें काफ़ी मदद मिलती है नेट जेआरएफ करने के। पेपर 1 में आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सी यूनिट्स लगी या कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको लगा बहुत डिफिकल्ट हैं? सर डिफिकल्ट तो ऐसे है कि जिस टॉपिक पर आप अच्छे स्मार्टली कोई टीचिंग मिल जाए तो वो डिफिकल्ट भी इजी बन जाती है। जैसे मैं सर से पढ़ाई किया, रिसर्च आप जानते ही हो सबका डिफिकल्ट होती है, और डीआई पार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग में, और टीचिंग का जो पार्ट्स है, तो रिसर्च का एक मेन है कि सर का जो पढ़ाई, हमारे रिसर्च का जो बेसिक जो पढ़ाई, हमें कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है वो माइंड में पूरा अच्छी तरह से सेटअप कर गया, वो रिवीजन करवाया, उसमें टाइम भी काफ़ी दिए इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। और जैसे आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का, डीआई का जो इनका पढ़ाने का ट्रिक है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सर जिस ट्रिक से उन्होंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मैथमेटिकल रीजनिंग जो उन्होंने पढ़ाया ट्रिक से, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा, और उसी कारण मैं अच्छा स्कोर कर पाया। मगर एक मेन चीज़ ये कहूँगा कि सर की प्रैक्टिस जरूर करना अपना जो मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट्स है। बिल्कुल, मैं भी इस बात को हमेशा रिपीट करता रहता हूँ बार बार कि मैथ या डीआई का जो पार्ट है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने लेक्चर अटेंड करा, आपको वहां समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में उसे कर लोगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे विदाउट प्रैक्टिस आप कभी नहीं कर पाओगे। आप कितना ही समझ लो, आपको समझ में भी आएगा, आप क्लास में, लाइव क्लास में भी अंडरस्टैंड कर लोगे, रिकॉर्डेड क्लास में भी अंडरस्टैंड कर लोगे, 3 बार देखोगे तो पक्का भी हो जाएगा। लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में विदाउट प्रैक्टिस यदि आप चले गए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। आई एम गारंटिंग दिस, राइट। तो मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, तो भाई मैथ और डीआई जरूर प्रैक्टिस करके जाया करो। ठीक है, तो अनुभव बता दिया आपने इस बात का भी। ओके, जैसे मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन क्या बिना करे आ जाएंगे? अनटिल एंड अनलेस यू परफॉर्म, आपको वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले। मैथ आपको नहीं आने वाला है। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक है, कितना ही रीड कर लेना, कितना ही हियर कर लेना, कितना ही देख लेना, कितना ही सुन देख लेना,
और कितना ही बोल लेना, दूसरे को बता देना, लेकिन परफॉर्म नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अगला पॉइंट है कि आप कभी निराश नहीं हुए जब तैयारी कर रहे थे आप, तो आपको डीमोटिवेशन या कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तैयारी ठीक नहीं चल रही है, मुझसे नहीं हो पाए, क्या पता नहीं क्या रिजल्ट रहे, तो ऐसी एंजाइटी या इस प्रकार का डीमोटिवेशन तैयारी के बीच में, एग्जाम देने से पहले का जो सफर है आपका, उसके बारे में आप बताएं, या मोटिवेट होते थे तो फिर वापस कैसे होते थे? देखिए, हम सबसे बड़ा बात है कि हम जॉब के साथ इस चीज़ को स्टडी कंटिन्यू रख रहे थे। आप समझ सकते हो कि टायर्डनेस कितनी हो जाती है जॉब के बाद। आपका वही मार्केटिंग का वर्क काफ़ी क्रूशियल होता है आपके जॉब टाइमिंग में, टारगेट बेस्ड काम होती है, माइंड ट्रेनिंग होता है, माइंड ट्रेनिंग होती है। तो आप इनकी क्लास फिर ज्वाइन में करता था, तो इनका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोटिवेशनल डोज इस तरह दे देते थे हम सभी को कि सभी एक जो है कि एक जग जाती थी अंदर से कि करना है, और एकाग्रता बन जाती थी इनके स्टडी से। अक्सर लोगों में एक भय होता है कि नौकरी के साथ में 9 से 5, या क्योंकि 9 से 5 तो ड्यूटी आवर्स हो गए, उससे पहले 1-2 घंटे की तैयारी और आने के बाद 1-2 घंटे की मतलब सफर या रेस्ट कह लीजिए आप, जो भी कहिए, तो एक पूरी इंगेजमेंट बनी रहती है। सुबह 6-7 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक बनी रहती है। तो उसके अलावा अब जो समय बचा उसमें मतलब रहता है लोगों को कि सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वैसे तो आप उदाहरण है ही उनके मध्य में, तो आप उनके लिए कुछ क्या मोटिवेशन या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? सर, इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो कमीशन के लिए, पहले आपका सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, चाहे बुक्स का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे कोई भी प्रोसेस होती है क्लासेस की। तो आप यदि सिलेक्शन अच्छा चूज कर लेते हो तो ये काम काफ़ी इजी हो जाती है। मैं पहले भी बताया हूँ कि सिलेबस काफ़ी इनकी वास्ट होती है, काफ़ी लेंदी होती है। तो सेल्फ स्टडी और कोई एक्सपीरियंस टीचर जो इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी एक बार नहीं 3-4 बार कर चुके हैं। तो इतने एक्सपीरियंस टीचर आपको बता सकते हैं कि क्या किस ढंग का क्वेश्चन आ सकता है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर हमें मेहनत करना है, किस टॉपिक पर नहीं करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैच हो जाता है। इसे सर ने करवाया और काफ़ी क्वेश्चन मैच हुए, जो उतना हम लोग उतना दे भी नहीं सकते हैं जितना हम लोग पास गैप भी रहते हैं। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समंदर में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उतना ही पढ़िए जो आपको लगता है कि ये रेलेवेंट है। जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है ना, वो ऐसे ही होती है कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, उनकी आप तैयारी करना शुरू करते हो और कॉन्फिडेंस के साथ में, परफेक्शन के साथ में, एक अच्छे गुरु से आप कोचिंग लेते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप मेरे से पढ़िए या उनसे पढ़िए, इससे पढ़िए। आप सबसे पहले डेमो क्लास लेकर के देखिए, या किसी भी कोचिंग में आप पहले 2-3 दिन क्लास अटेंड करिए। यदि टीचर के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है, उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाता है और टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, वेल क्वालिफाइड है, तो डेफिनेटली आपको बिना सोचे आंख बंद करके उस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए और कभी भी स्टेप बैक नहीं करना चाहिए, इधर उधर फिर नहीं देखना चाहिए। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको अच्छा लगे और फिर उसको क्या कहते हैं, एक आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए दिस इज माई बेस्ट टीचर, आई एम हिज बेस्ट स्टूडेंट, और मैं अपना बेस्ट करूंगा और टीचर की तरफ से भी मुझे वही सपोर्ट मिलेगा और डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। राइट। राज जी, एक प्रश्न और है कि लोगों को रहता है कि भाई क्या कोचिंग आवश्यक है नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, और खास करके पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए, जल्द से जल्द यदि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो क्या कोचिंग आवश्यक है या बिना कोचिंग के भी ये कार्य हो सकता है? सर, नेट जेआरएफ के लिए आपको कोचिंग अत्यंत आवश्यक है सर, बिल्कुल। तो जिससे कि उसमें कि पढ़ाई में आप उसको जैसे टॉपिक वाइज और कौन रिलेवेंट टॉपिक है हमारे बेनिफिट के लिए, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो खुद आप नहीं सेल्फ स्टडीज नहीं कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस टीचर ही उस चीज़ को बता सकता है कि आप इस टॉपिक को इतना टाइम देना है, इस टॉपिक को इतना करना है, किस टॉपिक से हर साल मार्क्स आते हैं, क्वेश्चंस एराइज होते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूँगा कि कोचिंग तब
आवश्यक हो जाती है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा सा, या तैयारी में आप डीमोटिवेट हो जाते हो, या आप कई बार फैसला करने में कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी प्रोग्रेस कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और आपको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं और आप एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 80% या 80% प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको सच में कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 75 प्लस हैं तो भी आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद से आपने 2 साल अच्छी तैयारी करी है और पेपर 1 की एक बैकग्राउंड यदि आपका अच्छा है, मैथ्स कह लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग कह लीजिए, DI कह लीजिए, या इस प्रकार के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च और टीचिंग के प्रति, उसको तो फिर भी थोड़ा सीखा जा सकता है, लेकिन यदि बाकी एक जनरल नॉलेज यदि आपकी पहले से अच्छी है, देन यू डोंट नीड कोचिंग फ्रेंकली। अदरवाइज आपको कोचिंग से बहुत हेल्प मिलने वाली है, और खास करके समय की, क्योंकि हो सकता है सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर लिया जाए एग्जाम को, लेकिन समय की बहुत कीमत होती है। आप कितना जल्दी करते हो वो मैटर करता है, आपने कितने समय में कर लिया। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद 2 साल जा करके सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर रहे हैं, और 6 महीने की कोचिंग से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते अपना क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दोनों में अंतर है। तो समय के गैप को इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए कि समय की बड़ी कीमत है। द अर्ली इज द बेस्ट। ओके, कोचिंग में पढ़ाए गए जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से कितने रेलेवेंट थे? एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए, या वो कॉन्सेप्ट्स में से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए या नहीं पूछे गए, उसके बारे में जो होता है। सर, इनकी जो यूनिट वाइज बताऊंगा, जैसे इन्होंने जो सर आपने जो पढ़ाया, से टीचिंग एप्लीकेशन बेसिक्स जो पढ़ाया, उस बेसिक्स जो आए वो काफ़ी रिलेवेंट है टीचिंग से, रिसर्च से। जैसे इथिक्स का टॉपिक हुआ, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हुआ, ये सारे जो टॉपिक हुए हैं, और आपके आते हैं इथिक्स हुआ, और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, फिर लॉजिकल रीजनिंग, स्कोर ऑफ पोजीशन, जो सर ने काफी हम लोग को प्रेक्टिस करवाया था। मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन शायद लॉजिकल रीजनिंग से इस बार आए थे, डायरेक्ट आई थी, और वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 2-3 क्वेश्चन, वो काफी मैच भी हो गई थी, और काफी जो चीज को हम लोग स्मार्टली समझ जाते हैं वो इजी हो ही जाती है। कठिन तो वो लगती है, इंडियन लॉजिक्स जो सर ने बताया था, जो उस पार्ट्स को लेकर काफी क्वेश्चंस इससे आए भी थे, इससे क्वेश्चंस आए थे, और पर जो है यूनिट से उसमें भी आए थे, जैसे हायर एजुकेशन और पीपल इन्वायरमेंट से आप बताएं। हाँ, हायर एजुकेशन से जो सर ने पढ़ाया था, एसडीजी का, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्लोबल वार्मिंग का, जो पढ़ाया था उन्होंने, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से क्वेश्चन आ गए थे। और फिर हाई स्कूल जो इंस्टेंट एजुकेशन है, उसे पूजा मैम ने पढ़ाया था, जिससे काफी उससे मैच क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयपुरी, ये सभी यूनिवर्सिटीज जाती है। फिर इसमें था काफी एक्ट थे उसमें, जो कैसे कमीशंस एक्ट थे, वो काफी जो पढ़ाया था सूर्य सर ने, उससे भी क्वेश्चन अराइज हो गए थे। और मेन है कि रिसर्च में इन्होंने जो टॉपिक, वैलिडिटी टॉपिक इन्होंने बताया था, इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन टू द कॉपी वो मैच हो गई थी। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस एग्जाम में हमेशा इम्पोर्टेंट हैं। एक सब्जेक्ट नहीं तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में आना तय है। जैसे अपना वैलिडिटी से क्वेश्चंस हो गए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च से हो गया, और एथिक्स से हो गया, और सैम्पलिंग से हो गया, सैम्पलिंग की टेक्निक से हो गया, तो वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आईसीटी के बारे में आप बताएं कि आईसीटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस थे सर कि कुछ हर साल वो एडवांस आ जाते हैं, डिफरेंट आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो पढ़ाए वो मैच हो जाए, मतलब उस ढंग से वो थोड़ा सा लिख से हटकर वो पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा है कि आपकी उसमें तैयारी, कोई एक्सपर्ट टीचर ही उस चीज को बता सकते हैं जी। और मैं हमेशा इस बात को रिपीट करता हूँ कि आईसीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डायनामिक है। किसी भी किताब में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं कि चलो भाई यहाँ इस बुक से सारे क्वेश्चन आए या इस बुक से आए, वो सब मिक्स आता है। और आईसीटी में हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे इस बार के मुझे
याद है पोलिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो वोटिंग के लिए लाइव वोटिंग आप करना चाहते जी। हैं, मेंटीमीटर और ये सब है ना, जी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी, और नए डिवाइसेस के बारे में, नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में या नए नामों के बारे में ज्यादा मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि डायनामिक है, तो इसके लिए आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। नए बिल्कुल क्वेश्चंस को, आईसीटी को, आप जहां से भी कंटेंट मिल जाए आईसीटी को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। ठीक है राज जी, अंत में कुछ एग्जाम टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को सभी को देना चाहते हो, बताना चाहते हो कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना है एग्जाम टाइम में, या कुछ ऐसी गलतियां जो आपने करी हो और उनसे हमें सीखने को मिले। जी सर। जी। देखिए, एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्टडी में ये नहीं कि आप ज़्यादा समय दो, मैं नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा समय दो। यदि आप स्मार्टली किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ाई किया सूर्या सर से, तो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो पाती है। और स्मार्टली पर बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर यूनिट्स पर जो टीचर ने पढ़ाया उसका रिवीजन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। जो हमारे आपने जो जिस टाइम 24 आवर्स आप उपलब्ध रहते थे, रात को मैं 1 बजे भी आपको क्वेश्चन मैसेज करता था, उसका जवाब मुझे मिल जाती थी, क्योंकि मैं नाइट में ज़्यादा स्टडी कर पाता था, क्योंकि जॉब के साथ हमारी थी। तो रात को होती है कि सर कि आपको थोड़ा सा टायर्डनेस महसूस हो सकती है, तो कोशिश करो कि रात का टाइम रखो एमसीक्यू के लिए और कुछ प्रैक्टिस के लिए, मैथमेटिकल के लिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको जल्दी हरासमेंट या कुछ फीलिंग डल नहीं होगा। और टिप्स यही है कि आप इसमें जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना इजीली आप एग्जाम में जाकर उसका सोल्यूशन जल्दी कर लोगे। कुछ तो इतने इजी होते हैं कि आप विदिन कुछ सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर लोगे। जिससे सर ने हमें प्रैक्टिस करवाया था टेलीग्राम पर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सर ने करवाया था, जिसमें सर ने टाइमिंग फिक्स कर दिया था कि इस टाइम में इतना रैंक होगा, इस टाइम में इतना रैंक होगा। उसका प्रैक्टिस मैं खुद करता था, सर को पर डे भेजते तो उसका प्रैक्टिस करता था। और डीआई का जो जितना आप काफ़ी टफ माना जाता है, मगर सर का जो ट्रिक्स बताया गया है उसमें मैंने डीआई का सोल्यूशन में काफ़ी टाइम कंज्यूम कर दिया था, क्योंकि मेरे की प्रैक्टिस इतना नहीं कर पाया था उसमें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये गलती ना करें। अब इस चीज़ को जितना हो सके आप प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना जल्दी आप उसको सॉल्व कर मैथमेटिकल पार्ट्स को विदिन मिनट आप इसको, क्योंकि डीआई में प्रैक्टिस की आवश्यकता तो है, सर। बिना प्रैक्टिस के आप डीआई जल्दी नहीं कर पाओगे। टाइम बचाना है तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, राइट। और मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। एग्जाम टाइम में हम जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शंस रहती है उसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको टाइम को भी देखना है कि मार्क और रिव्यू में क्लिक करके आगे बढ़ गए। इसमें आप कोई क्वेश्चन सोल्यूशन टाइम ये फोकस कीजिएगा कि मार्क भी रिव्यू कम से कम दे, जिससे कि आप समझ रहे हो आपके पास टाइम बहुत कम रहता है इस चीज़ के लिए। यदि आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे एमसीक्यू का, उतना जल्दी आप इस चीज़ को कर पाओगे। तो कम क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना कम से कम, लेकिन खाली छोड़ने के बजाय मार्क फॉर रिव्यू जरूर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर कीजिए, क्योंकि फिर आप इसको रिवीजन नहीं कर पाओगे। यदि अच्छी प्रैक्टिस है आप उसको श्योरली कर पाओगे। ठीक है, एक बार पुनः हमारे सभी दर्शकों की ओर से राज भाई आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। ईश्वर आपको इसी प्रकार आगे बढ़ाए। सर का ये है कि सर आपके ये जो गाइडलाइंस जो है, जो आपने सपोर्ट किया, 24 आवर्स उपलब्ध रहते थे हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, सबसे बड़ी बात यही थी। मैं कभी सोचा कि सर को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई इतनी थी। मगर सर का डेडिकेशन जो था हम लोग के प्रति, टाइम के प्रति, कभी मैं आपको लो फील करूँ तो इनसे मोटिवेशन डोज के लिए कुछ बोलता था, तो कुछ हम लोग को मोटिवेट कर देते थे। और कभी महसूस नहीं होती है पढ़ाई में किसी चीज़ को लेकर, पेपर 2 कैसे एग्जाम रिजल्ट का सॉल्व करना है क्वेश्चंस। जी, मेरा तो हमेशा प्रयास रहा कि हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, और रात को यकीन मानिए कि 2 बजे 3 बजे भी मैसेज आ गया तो मैं उसका उसी समय रिप्लाई दे रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस रात को ही आते हैं, या इवनिंग में आपको आएंगे या दोपहर में आ जाएंगे। सुबह सुबह क्वेश्चन आने वाले बहुत कम ही चांस रहते हैं। चलिए ठीक है, तो पुनः आपको जो है बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं कि आप पीएचडी करें, रिसर्च के फील्ड में जाएं, अपना जेआरएफ एक्टिवेट कराएं, और एक रिसर्च के दुनिया में
अपना नाम कायम करें। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स आप लेकर के आए। जी सर। और मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके मतलब एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, और जी आज सर। के समय में हर किसी को आवश्यकता है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की। और इस प्रकार से यदि इसमें एक, क्योंकि वेस्टर्न थॉट्स और वेस्टर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा जी, हैं, तो यदि इंडियन पर्सपेक्टिव से यदि इसमें रिसर्च हो सके बिल्कुल सर। आपके माध्यम से, या आप जैसे और लोग जो साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो ये बहुत ही एक क्रांतिकारी मतलब स्टेप रहेगा। मैं जी सर। चाहता हूँ कि हमारा जो इंडियन जो मेंटल कॉन्सेप्ट है, मन को हम जो कहते जी। हैं, है ना, मन के लिए कोई इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, माइंड ब्रेन कुछ नहीं है, जी है ना। तो मन को जैसा हम अपने दर्शनों में, शास्त्रों में ऐसे पढ़ते आए हैं, उस तरीके से यदि हम जिंदगी का, जीवन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, लाइफ की सिचुएशंस का करते हैं, सो डेफिनेटली कुछ अच्छा निकल करके आएगा, और सब की मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। जितना स्ट्रेस, एंजाइटी और इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स समाज में बढ़ रहे हैं, तो इनको कोप अप करने के लिए साइकोलॉजी में रिसर्च की बहुत आवश्यकता है, और आप जैसे रिसर्च स्कॉलर्स की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए, इसी के साथ में राज भाई, बहुत बहुत आपका आपको भी धन्यवाद, सर और हमारे आपका सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम आगे से ऐसे ही एपिसोड्स आपके सामने लाते रहेंगे, कुछ पॉडकास्ट लेकर के आएंगे जिसमें विद्वानों से हम बातचीत करेंगे, और थोड़े समय बाद राज भाई से फिर से कुछ टिप्स ले। थैंक यू।